और आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर छाया सियासी संकट टल गया है। राहुल और प्रियंका गांधी से दो मुलाकात के बाद पायलट गुट मान गया है। अब सभी विधायक जयपुर जाकर विधानसभा में गहलोत सरकार का समर्थन करेंगे। विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेहनत की उनकी सरकार में भागीदारी हो। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी लड़ाई पद के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। जो वादे सत्ता में करके आए थे उन्हें पूरा करेंगे। सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जहाँ में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात तो जानती है, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सुर नरम कर लिए हैं। कुछ दिन पहले पायलट को खरी खोटी सुनाने वाले गहलोत ने पायलट गुट को भरोसा दिया है कि खरीद फरोख्त मामले में कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की जाएगी। टेप कांड की जांच भी बंद होगी। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने गहलोत से मुलाकात भी जयपुर में की। टेप कांड में उनका नाम आया था। गहलोत कैंप ने आरोप लगाया था कि भंवरलाल शर्मा बीजेपी के साथ डील कर रहे थे। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कांग्रेस कैंप में सब ठीक होने के बाद बीजेपी के भी तेवर ढीले पड़ गए हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने के बाद उनका होटल क्राउन प्लाजा का खर्च बच गया है। आज बीजेपी की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें कहा गया है कि बीएसपी के कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाई जाए। इस मामले में बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी। आज दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई होगी, लेकिन पायलट के साथ हुए समझौते के बाद अब इस सुनवाई से सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पहली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा था। महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में सीबीआई जांच का विरोध किया है। वहीं केंद्र की ओर से सीबीआई ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की याचिका दी है। सोमवार को रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दिया गया जिसमें केस के सिलसिले में मीडिया में दिखाई जा रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो केस का क्षेत्राधिकार मुंबई रहे, न कि बिहार। सुशांत सिंह की मौत की जांच को लेकर महाराष्ट्र बिहार वाली सियासत और भी तेज हो गई है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने दूसरे हलफनामे में आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए सुशांत केस को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सुशांत और उनके पिता के बीच खराब रिश्तों का आरोप लगाया था। इस पर सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने राउत पर मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। हालांकि राउत ने फिर कहा कि बिहार पुलिस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और बिहार पुलिस की जांच सिर्फ इस मामले को गुमराह करने के लिए की गई। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने दोबारा पूछताछ की। सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची रिया रात करीब 9 बजे बाहर निकली। करीब 10 घंटे की पूछताछ में ईडी ने रिया से उनकी आय खर्च और निवेशों को लेकर सवाल किए। ईडी ने रिया के साथ उनके भाई पिता सीए रितेश शाह, सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।
आज तक रिया चक्रवर्ती के 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज मिले हैं। इनके मुताबिक रिया की कमाई और खर्चों में जमीन आसमान का फर्क है। 2017-18 और 2018-19 के रिटर्न के मुताबिक रिया की सालाना कमाई करीब 18 लाख है, लेकिन इसी दौरान रिया की अचल संपत्ति करीब 10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा रिया ने 2017-18 में शेयरों में करीब 34 लाख का निवेश भी किया था, जबकि उसकी कमाई महज 18 लाख थी। अगले साल ये निवेश बढ़कर 42 लाख पहुंच गया। एक्टर सुशांत सिंह का करीब 1 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है। 9 अप्रैल 2019 के इस वीडियो में सुशांत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। सुशांत के साथ उनके बहन प्रियंका और बहनोई के अलावा परिवार के कुछ और करीबी लोग शामिल हैं। काल सर्प दोष की ये पूजा करने के लिए नासिक से 13 पंडितों को बुलाया गया था। पूजा के दौरान सुशांत बेहद खुश दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर तनाव के कोई निशान नहीं है। हालांकि इस वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड रिया दिखाई नहीं दे रही हैं। ईडी ने कल रिया से खास तौर पर उसके आर्थिक लेन देन को लेकर तमाम सवाल किए। मसलन 2 साल में उसने कहां कितना निवेश किया, उसकी संपत्तियां भी ईडी के रडार पर हैं। उससे पूछा गया कि खार वाले महंगे फ्लैट के लिए पैसा कहां से आया। रिया के पास 2 फ्लैट हैं, जिनमें से एक उसके और दूसरा उसके पिता के नाम से दर्ज है। रिया से ये भी पूछा गया कि सुशांत के खाते से आपके खाते में जो पैसे आए उनको कहां खर्च किया गया। 2 सालों में रिया के खातों में अचानक पैसा आया है, इसके सोर्स के बारे में भी उससे सवाल किए गए। सुशांत की कंपनियों में रिया और उसके भाई डायरेक्टर हैं। इन कंपनियों के कामकाज के बारे में भी उससे सवाल किए गए। इस बीच लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई अधिकारियों ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। पिता ने बेटे की मौत से पहले बने हालात पर शक जताया है। सुशांत के पिता ने भी पटना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें रिया पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था और पटना पुलिस ने सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए थे। सीबीआई जांच की शुरुआत में ही सुशांत के पिता और बहनों के बयान दर्ज कर रही है। सुशांत सिंह केस में सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार चुनाव से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। एलजेपी भी अब इस विवाद में कूद गई है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने भैंस को दूध बनाकर उस पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और रिया चक्रवर्ती के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। एलजेपी ने मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। एलजेपी ने भी बिहार सरकार की तर्ज पर बिहार पुलिस की तारीफ की और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय नहीं हुआ तो बिहार में आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन की वजह से बड़े वाहन फंसे हुए हैं। पैदल मार्ग पर भी पहाड़ी दरक रही है। गौरीकुंड केदारनाथ के बीच करीब 18 किलोमीटर पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग भी बंद पड़ा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और NH58 पर भूस्खलन होने से मलबा गिर रहा है। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी रोड खोलने का काम नहीं हो पाया है, क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे किनारे सामान और बच्चों के साथ सफर करना पड़ रहा है। देहरादून में तमसा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब दाखिल हुआ तो जो जहां था बस वहीं थम गया। मंदिर आने जाने वाले रास्तों पर तूफानी लहरें तांडव दिखा रही हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद काला ढूंगी का मैथीसा नाला उफान पर आ गया और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। 2 स्कूटी सवारों ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। रुद्रप्रयाग के गांव सिरवाड़ी में बादल फटने से तबाही मच गई। घरों में सैलाब के साथ पहाड़ों से आया मलबा घुस गया। रास्ते तहस नहस हो गए और खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उत्तराखंड के विकासनगर में कालसी चक्राता हाईवे पर भारी बारिश के साथ एक भारी भरकम चट्टान पिकअप वैन पर आ गिरा। चट्टान को देखकर पिकअप में सवार लोग भाग खड़े हुए और जान बच गई, लेकिन इसके बाद हाईवे पर दोनों तरफ भारी जाम लग गया।
केरल के मुन्नार में भारी भूस्खलन की वजह से मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मलबे से 6 और शव निकाले गए। पहाड़ों के दरकने पर बागान से जुड़े लोग मलबे की चपेट में आए थे। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के लिए अगले 3 दिन भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। राज्य के तमाम जिले बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं। दरभंगा में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी आवास भी अब सैलाब की चपेट में आ गए हैं। समस्तीपुर के 107 गांव टापू बन चुके हैं। बागमती, कोसी और बूही गंडक जमकर तबाही मचा रही है। करीब 1.25 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। समस्तीपुर के डीएम ने अब तक 14 करोड़ रुपए पीड़ितों के खातों में डलवाने का दावा किया है। देश में कोरोना की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 1000 मरीजों को कोरोना ने ली लिया, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 44,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 9200 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 5,24,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि बाहर से आ रहे मरीजों की वजह से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसी जगहों से आकर लोग दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं। दिल्ली में कल 1404 पॉजिटिव केस थे, जिनको मिलाकर 1,44,127 केस हुए। 1130 लोग रिकवर हुए और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,667। कल की 16 डेथ भी थी इसमें मिला के, तो अभी तक कुल डेथ 4,098 हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने इस पर नाराजगी जताई है। मैं दिल्ली के मंत्री या मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन हो या केजरीवाल जी, दिल्ली उनकी बपोती नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर देश के हर नागरिक का अधिकार है, और अगर वो सरकार में आए हैं, चुनकर आए हैं, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है लोगों का इलाज करना, उनको सुविधाएं देना। वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ कोई बांग्लादेश से नहीं आ रहे। दिल्ली देश की राजधानी है, हर प्रांत के लोग हैं, और फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोग हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत है कि दिल्ली में रिकवरी रेट काफी अच्छी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। दिमाग में खून का थक्का जम जाने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। इससे पहले प्रणब मुखर्जी में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरआर अस्पताल जाकर पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत की जानकारी ली है। इस साल कोरोना संकट के बीच जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। मथुरा में यूपी के डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि जन्माष्टमी की दिव्यता और भव्यता कम न हो। जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिर बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। भगवान कृष्ण के ऑनलाइन दर्शन होंगे। अयोध्या के राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा गुंजायमान होगा। एटा में पीतल नगरी के नाम से मशहूर जलेसर में घंटे बनाने का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है। घंटे की कीमत करीब 21 लाख रुपए होगी। इसके निर्माण के लिए हर रोज 40 से 15 कारीगर काम कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। पंजाब में जहरीली शराब कांड पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगरूर में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव किया और इस्तीफे की मांग की। इस बीच कैप्टन सरकार की ओर से बनाए गए एसआईटी और एक्साइज विभाग पूरे राज्य में दनादन छापेमारी कर रहा है। तरनतारन में ड्रोन की मदद से अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। एक्साइज विभाग ने लगातार 10 घंटे की छापेमारी के बाद 1.25 लाख लीटर शराब बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। गाजियाबाद से पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरिफ और आमिर नाम के ये दोनों बदमाश ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 7 तमंचों के अलावा काफी असलहा बरामद किया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर में रहता है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सल कमांडर यशवंत बोगा को पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है। यशवंत पर 16 लाख का इनाम है, जबकि उसकी पत्नी शारदा पर 2 लाख का इनाम रखा गया था। पुलिस के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान में ये एक बड़ी कामयाबी है। पटना में गांधी मैदान के पास मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश की लोगों ने जमकर धुनाई की। पीड़ित युवती का कहना है कि बदमाश ने अपनी मां की खराब तबीयत और मोबाइल में बैलेंस न होने की बात कहकर मोबाइल मांगा था। जैसे युवती ने उसे मोबाइल दिया, बदमाश वहां से भाग खड़ा हुआ। शोर सुनकर इकट्ठा हुई भीड़ ने बदमाश को धर दबोचा। दिल्ली के एम्स में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक डॉक्टर ने अपनी जान दे दी। विकास नाम का ये डॉक्टर बेंगलुरु का रहने वाला था। एम्स में 2018 के बैच का छात्र रह चुका है। पुलिस के मुताबिक एम्स के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में विकास का इलाज चल रहा था। शुरुआती जांच में ये आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक किसान ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। किसान अपने 2 बच्चों के साथ खेत में रह रहा था, लेकिन सोमवार को जब वो खेत पर नहीं मिला तो उसकी तलाश की गई। तीनों के शव जंगल के एक तालाब से बरामद किए गए हैं। दरभंगा में 4 अगस्त को गायब युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अजीत नाम के इस युवक ने शराब के नशे में गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। गुस्से में परिवार वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शव पानी से भरे खेतों में फेंक दिया। गुरुग्राम में पुलिस ने एक इंजीनियर को अगवा करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने इंजीनियर को नग्न करके उसके साथ मारपीट की, वीडियो बनाए और 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पैसा मिलने के बाद भी बदमाशों ने उसे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन युवक रास्ते में कार से कूद गया और पुलिस के पास पहुंच गया। यूपी के कौशाम्बी पंचायत के एक पूर्व चेयरमैन के बेटों पर महिला से गैंग रेप का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि उसे काम के बहाने से बुलाया गया था। दोनों भाइयों ने तमंचे की नोक पर पीड़ित के साथ रेप किया। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। बरेली में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बुखारपुर इलाके का है, जहां मामूली विवाद के बाद किराएदार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। औरंगाबाद पुलिस ने 64 लाख की लूट के मामले में गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात इंडियन बैंक की जिनोरिया ब्रांच में हुई थी। पुलिस ने लूट के 8 लाख रुपए और भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश कई अन्य संगीन वारदातों में भी शामिल हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। बदमाश करीब 18 लाख के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर गए। पीड़ित का कहना है कि बेटी की शादी के लिए गहने और कैश इकट्ठा किया गया था। वारदात के वक्त पूरा परिवार गहरी नींद की आगोश में था। सुबह जब नींद टूटी तो वारदात का पता चला। गुरुग्राम में दिन दहाड़े पूर्व पार्षद हरीश नंदा के दफ्तर पर फायरिंग की गई। करीब दर्जन भर बदमाश स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। बदमाशों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। वारदात गुरुग्राम के सोहना इलाके में हुई। पीड़ित के मुताबिक मामूली विवाद में ये हमला किया गया है। ग्वालियर के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज ने 3री मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय मरीज ने पहले अपनी कलाई की नस काटी और फिर बाथरूम की खिड़की से कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बीच सड़क पर गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। हाजीपुर में पंचायत के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। झगड़ा जमीन को लेकर था। निपटारे के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन तभी एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग के बाद हड़कंप मच गया। जिस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चल रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गोली की आवाज आते ही सुरक्षा बलों ने उन्हें फौरन वहां से हटा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कई पत्रकार तुरंत कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि बाहर गोली चली है।
व्हाइट हाउस के अंदर बाहर तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वित्त मंत्री स्टीव म्यूचिन और बजट डायरेक्टर रस वॉट को भी सीक्रेट सर्विस एजेंट तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे से बाहर ले गए। कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटे। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि व्हाइट हाउस के बाहर गोली चली है। उन्होंने कहा कि अब हालात काबू में हैं और एक शख्स को अस्पताल ले जाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। Sorry for that. There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। ट्रंप की बेटी इवांका ने सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत एक्शन लेने के लिए शुक्रिया कहा है। व्हाइट हाउस को दुनिया की चंद सबसे सुरक्षित इमारतों में माना जाता है, लेकिन इसके बाहर गोलीबारी की घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।